बहनों, हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह बैठक हो रही है और यहाँ के जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष दोनों ने आपका अभिनंदन किया है। तो मैं उस अभिनंदन से अपने को वंचित नहीं रखना चाहता हूं। सारे देश के कोने कोने से बहनें यहां पर आई हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी अपनी सभी बहनों का अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं सरोज जी के प्रति कि सरोज जी ने महिला मोर्चे की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रखी है। इन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि महिला मोर्चे की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हो। और यहां महानगर के अध्यक्ष अशोक बोगा ने बोलते हुए कहा कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी रह जाए, तो उन्होंने आपसे क्षमा याचना की है। तो गलती होगी यहां, यदि कोई त्रुटि होगी आपकी स्वागत में, आपके आवभगत में, तो केवल यहां की जिला इकाई ही जिम्मेदार नहीं होगी, यहां का सांसद भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। अभी आपके अध्यक्ष का मैं भाषण सुन रहा था, सरोज जी का। वर्षों से मैं जानता हूं इन्हें, इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता से अच्छी तरह परिचित हूं। आपने भी इसके पहले भी उनको बोलते हुए सुना होगा। शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए, किस प्रभावी तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, इसकी अद्भुत कला है। और आज भी यह सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो भी मैंने फैसला किया वह पूरी तरह से न्याय संगत था और उचित था। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में सारे देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, यह हम सबकी अपेक्षा होगी। और यदि हम एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी का एक लक्ष्य है। भारत को हम महान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन नारी शक्ति का बिना सदुपयोग किए भारत को कभी महाशक्ति नहीं बनाया जा सकता। इस सच्चाई को भी हम समझते हैं। वैदिक काल से यदि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे यहां नारी शक्ति का कितना महत्व रहा है। भगवान शिव भी नारी के बिना अधूरे माने जाते हैं। उनको भी पूर्णता यदि भगवान शिव को भी बिना नारी के लिए नहीं प्राप्त हो सकती, तो मैं समझता हूं इस पूरी सृष्टि में यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि बिना नारी शक्ति के कोई पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, परफेक्ट हो जाएगा, इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला मोर्चे का गठन बहुत ही सोच विचार कर किया है। इसकी रचना ही बहुत सोच समझ कर की है। लेकिन आज मैं जब देखता हूं कि महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए और जो आदर मिलना चाहिए समाज में, उसमें कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं कि वह सम्मान व आदर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। और आजकल जो भारत की राजधानी दिल्ली में अथवा देश के अन्य भागों में जिस प्रकार की महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार के जघन्य कृत्य हुए हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं यह मानता हूं कि भारत जैसे एक सांस्कृतिक राष्ट्र के लिए इससे बड़ा कलंक और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारी सरकारें ये कहती हैं कि साहब इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। मैं भी यह मानता हूं कि कठोर कानून बनना चाहिए,
लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है या आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का माइंडसेट समाज के लोगों का क्यों बना है। नैतिक मूल्यों का ह्रास इतनी तेजी के साथ क्यों हो रहा है। केवल कठोर कानून बनाने से इन सब सारी चीजों को हम रोक लेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। समाज में कुछ न कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि समाज को इंस्पायर करने का काम, समाज को प्रेरित करने का काम करें। राजा भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरणा दे सके और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसा राजा भी इस देश को चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कमी है, लेकिन आज जो हो रहा है, आज लोकतंत्र में राजा किसे माना जाता है। राज्य का जो राजा होता है उसे मुख्यमंत्री, देश का जो राजा होता है लोग उसे प्रधानमंत्री। लोकतंत्र में तो यही व्यवस्था है। लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों और उसके कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर भी सीबीआई की यदि पैनी नजर हो, पीएमओ में बैठे हुए लोगों का इंट्रोगेशन यदि सीबीआई के द्वारा किया जा रहा हो, तो हम कैसे यह कल्पना करते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति देश की जनता को, देश के नौजवानों को इंस्पायर कर पाएगा, उनको प्रेरित कर पाएगा और उनके माइंडसेट को बदल पाएगा। यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। जो इस प्रकार की वारदातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उस संबंध में हमारा यह मानना है कि आज इस देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिनाशा की जरूरत है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन भारत को इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जो आज सोचने समझने वाले लोग हैं उनको महसूस हो रही है। भारत का सारे विश्व में जो सम्मान था, भारत जो सारे विश्व का गुरु माना जाता था, केवल भारत धनवान होने के कारण ही विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं था, बल्कि भारत की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं थी, कल्चरल हमारी कुछ स्पेशलिटीज थी, जिनके आधार पर भारत एक विश्व गुरु माना जाता था। फिर से यदि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर यदि आसीन करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। मैं यह मानता हूं केवल कठोर कानून बनाकर इस प्रकार के जघन्य कृत्यों को रोक कर ही यह काम नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। देश का जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज होना चाहिए, एक समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं। इस दिशा में भी यदि देश की कोई राजनीतिक पार्टी कदम उठा सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कदम उठा सकती है, और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संबंध में कभी विचार भी करती हो। हमने जिस विचारधारा को स्वीकार किया है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा। हमारी विचारधारा में भी संस्कृति यह शब्द है। अपनी विचारधारा को भी हमने संस्कृति शब्द से अछूता नहीं रखा है। तो इस काम को यदि कोई पार्टी कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई अन्य राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। और बहनों, मैं यह कहना चाहूंगा कि अपनी विचारधारा, अपनी दार्शनिक अवधारणा, इसको भी हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एकमेव ऐसी राजनीतिक पार्टी आज बची है जिसकी एक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी दार्शनिक अवधारणा है। वैसे तो कुछ राजनीतिक पार्टियां इस देश में हैं जो यह दावा करती हैं कि उनका भी एक पॉलिटिकल थॉट है, उनकी विचारधारा है, एक उनका भी आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है। लेकिन सच्चाई है कि आज किसी की अपनी कोई विचारधारा अथवा कोई दार्शनिक अवधारणा नहीं है। कांग्रेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता से भी पूछा जाए तो बताओ कि तुम्हारी पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, तुम्हारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है,
तो बता ही नहीं पाएगा। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साम्यवादी जरूर ये कहते रहे, दावा करते हैं कि नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन अब यह समझने में लोगों को रंच मात्र भी विलंब नहीं होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा और एक आइडियोलॉजी की बात करती है, आज वह कम्युनिस्ट पार्टी कई भागों में विभक्त हो चुकी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार इसका डिवीजन हो चुका है, विभाजन हो चुका है। अब उसकी अपनी एक विचारधारा नहीं है, लेकिन अकेली पार्टी इस हिंदुस्तान की है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। और आजाद भारत में जब हमारे इस विचारधारा के आधार पर भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने दल की स्थापना की थी, तो उस समय जिस विचारधारा को लेकर इस देश में हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, उसी विचारधारा पर आज भी हम कायम हैं और कल भी उसी विचारधारा पर हम कायम रहेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव को समझते हुए हम लोगों ने अपनी विचारधारा सुनिश्चित करने का यह फैसला किया था, इसलिए हम उस पर अडिग रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम में 33% का रिजर्वेशन देने का जो फैसला किया, वो केवल इसी आधार पर कि हम तो कहते हैं कि नहीं, लेजिस्लेचर पार्टी में, विधानसभाओं में, संसद में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन हम जो पार्टी चला रहे हैं उस पार्टी के संगठन में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन नहीं है। कैसे हमारी बातों का इंपैक्ट लोगों के ऊपर होगा? इसलिए अध्यक्ष रहते हुए मैंने सुषमा जी को कहा, सुषमा जी, आपकी चेयरमैनशिप में मैं एक कमेटी बनाता हूं और हमको 15 दिन के अंदर आप यह रिपोर्ट दीजिए कि 33% का रिजर्वेशन बहनों को भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम में कैसे मिले। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। मैं जानता हूं कि हमारे यहां बहुत सारे पुरुषों को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो अंत में नेशनल काउंसिल में मुझे अपनी तरफ से स्वयं ही यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा। और सामान्यतः जब अध्यक्ष प्रस्ताव पेश करता है तो कोई भी सदस्य उसका विरोध नहीं करता है, इसलिए सर्वसम्मत वह नेशनल काउंसिल में पारित हो गया। लोग बार बार कहते थे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कहता था कि तो आप यह कहना बंद कर दीजिए कि 30% का रिजर्वेशन संसद में चाहिए, विधानसभाओं में चाहिए। यदि आप वहां डिमांड करते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं, तो संगठन में क्यों नहीं मिलना चाहिए? वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए राजनीतिक कार्यकर्ता के। यह फैसला मैंने लिया था तो केवल और केवल इस आधार पर ही मैंने यह फैसला किया था। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं। कोई कह सकता है कि देश के समक्ष यह संकट है, वह संकट है, महंगाई का संकट है, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, यह सब बहुत सारी चीजें लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि सचमुच सबसे बड़ा संकट यदि देश के राजनीति के समक्ष है तो विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह एक मेजर चैलेंज है। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के चैलेंज को, इस विश्वसनीयता के संकट के चुनौती को यदि कोई राजनीतिक पार्टी स्वीकार कर सकती है तो केवल और केवल भाजपा ही स्वीकार कर सकती है। आम जनता के बीच बोलते समय भी आप बहनों से भी मैं यही आग्रह करूंगा, पूरी सावधानी यह बरती जानी चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उस पर अमल कर पाएंगे कि नहीं, हम उसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं, इस पर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे याद है हमारे बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता गाजियाबाद के बैठे हैं। जब मैं यहां चुनाव लड़ने के लिए आया तो मेरे जब भाषण होते थे तो मैं कोई आश्वासन नहीं देता था, तो कार्यकर्ता कहते थे कि भाई साहब, यदि आप आश्वासन नहीं देंगे तो जनता वोट क्यों देगी? मैंने कहा मैं प्रयत्न करूंगा, जितना कर सकता हूं उतना करने की मैं कोशिश करूंगा।
सरकार यदि बन गई तो मुझे बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं है। जितना अधिकतम विकास हो सकता है वो विकास होगा। लेकिन स्पेसिफिक मैंने यह नहीं कहा कि यह मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए जो भी हमको कीमत चुकानी पड़े। केवल इसी का कि वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में किसी भी सूरत में अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि बहनें भी इस बात को पूरा करें। अब इस सरकार को हम देखें, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, जब से यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है हर चीज महंगी हो गई है। खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया है। और जब महंगाई बढ़ रही थी तेजी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देशवासी बंधुओं चिंता मत करो, हम 100 दिनों के अंदर इस महंगाई को नियंत्रित करेंगे। 100 दिन क्या, मैंने हजारों दिन गुजर गए लेकिन आज तक महंगाई कम नहीं हो पाई। क्यों कहा प्रधानमंत्री जी यदि अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते थे? कहना चाहिए था कि मैं प्रयत्न करूंगा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। और बड़े शिखर पर बैठे हुए यदि लोगों के द्वारा इस प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विश्वास का संकट भारत की राजनीति में और गहरा होता है। बराबर हम सबको यह सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि महंगाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की बदकिस्मती के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन, गलत आर्थिक नीतियों के कारण, गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है। और कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 6 वर्षों तक हम लोगों ने महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित रखने में कामयाबी हासिल की थी। आज भारत की, देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। हम लोगों के शासनकाल में देश की, भारत की अर्थव्यवस्था की साख अंतरराष्ट्रीय जगत में इतनी बढ़ी थी, भारत का ही नहीं सारी दुनिया का इकोनॉमिस्ट यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, सबसे बड़ा सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा भारत। यह दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहने लगे। क्यों ऐसा हुआ? फिस्कल डेफिसिट, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट पूरी तरह से नियंत्रित थी। आज फिस्कल डेफिसिट भी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती जा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट वह भी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती जा रही है। लेकिन बहनों, इस बात को याद रखना कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम लोगों के शासनकाल का एक ऐसा अवसर था जबकि भारत यह करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यह भारत बन गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही बना था। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा, जब यह बढ़ने लगता है तो रुपया भी अस्थिर होने लगता है, रुपये की वैल्यू कम होने लगती है। हम लोगों के समय तो रुपये की कीमत 40, 42, 43 ऐसे ही हुआ करती। 40 और 45 के बीच, डॉलर के मुकाबले 40 और 45 के बीच वेरी करती थी। और आज के रुपये की कीमत 60 डॉलर के मुकाबले 60 से भी ज्यादा हो गई। तो मैं यही कहता हूं, हम लोगों के समय भारत का रुपया जवान था और आज जो है भारत का रुपया जो है वो सीनियर सिटीजन बन गया है। आज का हमारा रुपया सठिया गया है। यह हालत हो गई। क्यों हो रही है भाई? रुपये की कीमत गिरे, हमें कुछ लाभ तो दिखना चाहिए। रुपये की कीमत गिरने के बाद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? रुपये की कीमत गिर रही है, लोगों को सोना खरीदने में, निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की खुली छूट देनी चाहिए, सरकार नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? छोटे कस्बों में, गांवों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग भी जब जानते हैं जब महंगाई बढ़ने लगती है,
रुपए की कीमत जब घटने लगती है तो लोग सोचते हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, जल्दी से जल्दी जितना भी पैसा सोना खरीदने में लगा सको उतने में सोना खरीदो और उसको घर रखो। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर यह एक निवेश का तरीका लोग मानते हैं सोने को खरीदना, घर में रखना। और मैं समझता हूं देश की शायद ही कोई ऐसी बहन हो जो कि जिसके अंदर क्षमता होगी, जिसके परिवार में वह सोने का उपयोग न करती हो, शायद ही कोई हो। आज इस सोना परचेज करने पर भी यह सरकार अब प्रतिबंध लगाना चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है तो सोना खरीदने में नहीं किया जाना चाहिए। यदि शादी ब्याह होता है उस समय भी सोने का कितना उपयोग है, मुझसे बेहतर यदि कोई जानता है तो मुझसे बेहतर आप सब जानती हैं। लेकिन आज सोने के निवेश पर भी यह सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है। हालत बहुत बिगड़ी हुई है। भारत के जो हमारे पूंजीपति हैं, जो भारत के उद्योगों में, भारत में जो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वह अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करने की ताकत नहीं रख रहे हैं। गाजियाबाद की जगह सही मत करो। माने डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जून के अंतिम 2 सप्ताह में $4.27 बिलियन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया था उसे निकालकर वो अपने देश में ले गए। केवल 2 सप्ताह की मैं बात बतला रहा हूं। भारत में की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी लड़खड़ा चुकी है, देश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हर फ्रंट पर इस समय यह गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जो मोर्चा है उसके संबंध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। माओवादी घटनाएं कितनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ जहां से सरोज जी आती हैं, वहां किस तरीके से माओवाद लोगों की, निर्दोष लोगों की माओवादी नृशंस हत्या कर रहे हैं, उससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे लगभग 20 राज्य हैं जिन 20 राज्य इस माओवाद के संकट से प्रभावित हैं। अब ऐसा नहीं है कि आजादी हासिल होते ही माओवाद इस देश में प्रारंभ हो गया था और यह हिंसा का दौर प्रारंभ हो गया। 1930 में जब यह प्रारंभ हुआ उसी समय सरकार को कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि यह माओवाद न बढ़ने पाए, इस माओवाद को रोका जा सके। लेकिन सरकार ने नहीं रोका। मैं मानता हूं कि यदि माओवाद भी यदि बढ़ा है तो उसके लिए हमारी यह भारत सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवादी वारदातें बढ़ रही हैं। अब आतंकवादी वारदातें यदि बढ़ रही हैं तो इसे चेक करने के लिए प्रारंभ में ही जो एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए था, इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान नहीं तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज लगातार आतंकवादी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पाक स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान बामुश्किल हमारे देश की पॉपुलेशन का लगभग 12वां हिस्सा है। हम पाकिस्तान पर भी जिस तरीके का दबाव बनाना चाहिए, हम दबाव नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक स्किल में कमी है कि अंतरराष्ट्रीय जगत पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो हमें डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देना चाहिए, हमारी भारत सरकार वह डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय नहीं दे रही। और बहनों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, अफगानिस्तान से जिस दिन हमारे अमेरिका अपने फोर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को वापस कर लेगा, नाटो फोर्सेस जिसे कहते हैं, जिस दिन वह वापस होगी, और यह फैसला हुआ है 2014 के अंत तक नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में विगत कुछ वर्षों से जो काम कर रही थी वह वापस चली जाएंगी। और यदि वह वापस चली गई तो फिर तालिबानी
केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आतंकवाद की वारदातें हिंदुस्तान में और तेजी के साथ बढ़ेंगी। कोई उनकी ताकत को रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, भारत का नेतृत्व सशक्त हाथों में चाहिए। भारत का नेतृत्व करने वाला मैन ऑफ स्टील होना चाहिए, मैन ऑफ स्टील नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ स्टील नहीं है, मैन ऑफ स्टील हैं, खड़े रहते हैं। मैं कार्टून देख रहा था, मेरी जेहन में बैठ गया हो। कार्टून ये देख रहा था कि एक कमरा है, दरवाजे के बाहर प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और कमरे के अंदर सोनिया जी हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। भीतर से सोनिया जी ने पूछा, कौन है, कौन है, कौन है? जब 3-4 बार पूछने के बाद भी जब मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं बोला तो सोनिया जी ने कहा, अच्छा मनमोहन सिंह जी हैं, मैं समझ गई, मैं दरवाजा खोल। इसीलिए मैंने कहा कि इस देश को मैन ऑफ स्टील नहीं चाहिए, बल्कि मैन ऑफ स्टील चाहिए। नहीं, मैन ऑफ स्टील नहीं चाहिए, मैन ऑफ स्टील चाहिए। देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। और मैं बहनों के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए गवर्नमेंट थी 2004 तक, तो उस समय टोटल वर्कफोर्स जो कार्यबल है हमारे देश का, जितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, पार्शियल इम्पार्शियल जितने भी लगे हुए हैं, सबको मिला जुलाकर उसमें 2004 तक महिलाओं का जो परसेंटेज था वो 28.7%। और आज आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब पूरे वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 28.7 से घटकर 21.9% आ गया। माने न्यू जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, न तो युवकों के लिए यह सरकार क्रिएट कर पा रही है और न तो महिलाओं के लिए सरकार क्रिएट कर पा रही है। और बहनों में मेरा तो यही कहना है कि ऐसी सरकार जानी चाहिए इस देश, और उसमें महत्वपूर्ण यदि भूमिका कोई निभा सकता है तो आप निभा सकते हैं। इस देश की बहनों को यह जाकर बतलाइए, डंके की चोट पर बतलाइए कि भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनेगी तो हम आपको, जैसे 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद 33% का रिजर्वेशन पंचायती संस्थाओं में बहनों को दिया गया था, उसके बावजूद हमारे कई राज्यों ने 50% का रिजर्वेशन अपने राज्य में लागू किया है। 50%। भारतीय जनता पार्टी का भी यह कमिटमेंट है कि यदि 30% रिजर्वेशन यदि संसद में और विधानसभाओं में देने का हमने फैसला किया है तो इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कोई यह कह सकता है कि दुनिया में किसी देश में हुआ है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हुआ है। रवांडा एक बहुत छोटा सा देश है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की संसद में महिलाओं का परसेंटेज 54.9 है। साउथ अफ्रीका में जाकर कोई देखे 44% से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहां की संसद में महिलाओं का है। वैसे ही मोजाम्बिका, वहां जाकर कोई देखे मोर देन 33% रिजर्वेशन वहां है, लेकिन हमारी संसद में 542 की स्ट्रेंथ में महिलाएं केवल 59 है। यही है ना, केवल 59 है। मैं परसेंटेज देख रहा था, अप्रॉक्सीमेटली यह परसेंटेज 10.7% बनता है। क्यों नहीं हम बढ़ा सकते? यह बात कुछ लोगों के लिए अटपटी लग सकती है, लेकिन हम लोगों का कमिटमेंट है कि हम निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे।
और बहनों, मुझे यही कहना है कि सचमुच भारत को एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत कोई राजनीतिक पार्टी बना सकती है, और किसी राजनीतिक पार्टी के पास उसका विजन है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। देश में कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। 2014 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। मैं समझता हूं इन चुनावों को राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैंने सारे देश में जितनी भी हमारी राज्य की इकाइयां हैं, सबसे यह आग्रह किया है कि पहला काम यह होना चाहिए बूथ कमेटीज का फॉर्मेशन। क्योंकि यदि हमने पोलिंग बूथ कमेटीज बना ली तो मेरा यह मानना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट का 75% काम पूरा हो गया। इससे बड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट और कुछ नहीं है यदि हमने पोलिंग बूथ कमेटीज बना ली। और मैंने अपने राज्य इकाइयों से यह भी कहा है कि जो हमारी पोलिंग बूथ कमेटीज बने उसमें बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व हमारी बहनों का भी होना चाहिए। समाज के यहाँ सभी वर्गों का होना चाहिए, वहीं पर हमारी बहनों का भी बहुत ही अच्छा उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ये महिला मोर्चे का है, मैं मानता हूं कि महिला मोर्चा भी यह फैसला कर सकता है कि हम ये कोशिश करेंगे कि न 100% पोलिंग बूथ कमेटीज का फॉर्मेशन कर लें बहनों की बूथ कमेटीज, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 60%, 50%, 70% के टारगेट को हम अचीव करेंगे। यदि एक संकल्प लेकर हम आगे बढ़े तो क्यों नहीं कर सकते। और एक बात और कहना चाहूंगा बहनों से, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, दोनों के प्रति विश्वास में आपने देखा होगा जनता में भी काफी गिरावट आई है पहले की अपेक्षा। पहले बड़े सम्मान के नजरिए से लोग देखते थे, लोगों के प्रति आस्था सम्मान का भाव रहता था, यह हमने महसूस किया। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, और मैं जानता हूं पुरुषों की अपेक्षा कहीं बेहतर इसमें कोई परफॉर्म कर सकता है इस काम को करने में तो हमारी बहनें कर सकती हैं। हम केवल पॉलिटिकल वर्कर ना बन कर रहे हैं, हम केवल पॉलिटिकल वर्कर बन कर न रहे। मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनें एनजीओ चलाती हैं, और बहुत सारी बहनें वो क्या बोलते हैं उसको, जो कई बहनें इकट्ठा होकर हाँ स्व सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी सुधा जी हैं, सुधा मलैया जी, ये आपका भी एनजीओ है ना? एनजीओ के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, किटी पार्टी मैंने वो भी करी है, उसकी भी जरूरत है। मैंने उसकी भी जरूरत है, वो भी करिए। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ न कुछ रचनात्मक काम, न कुछ हो तो वृक्षारोपण का ही हाथ में लेना चाहिए, तय करना चाहिए। आप कुछ नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर 5 वृक्ष लगाएंगे, उसी 5 वृक्षों की हम सेवा करेंगे। कुछ न कुछ राजनीतिक कामकाज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अतिरिक्त सोशल एक्टिविटीज को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज, कार्यकर्ता की इमेज, उसकी छवि, उसकी पहचान केवल एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में इमर्ज होकर आनी चाहिए। कि हम केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी हम किसी न किसी हद तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। इससे आपकी ही समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, समाज का भी इससे भला होगा, और जिस राजनीतिक पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक पार्टी के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और साथ ही लोगों का सम्मान का भाव बढ़ेगा। इन सब सारी चीजों पर सावधानी बरतते हुए, और हमारे जो कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए, और 2014 का जो चुनाव है, अब उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हैं। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन कमेटी की मैंने घोषणा की है, और एक अपने बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री
इस देश के नरेंद्र भाई को उसका जो है चेयरमैन भी मैंने घोषित किया है। और हमारी वैसे देखें तो सरकारों का जहां तक प्रश्न है बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारी सरकारें जैसा परफॉर्म कर रही हैं और किसी राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है। अब गुजरात की सरकार के बारे में उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में, अंतरराष्ट्रीय जगत में किसी राज्य सरकार की प्रतिष्ठा बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सचमुच हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में चला जाए कोई, मध्य प्रदेश में देखें हमारे शिवराज सिंह जी चौहान कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। माने देश में देश में पूरे आजाद भारत के इतिहास में, और मैं तो कहता हूं परतंत्र भारत में भी, जब भारत गुलाम था तब से लेकर आज तक देश का कोई राज्य नहीं है जिसने एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर लगभग 19% तक ले जाने में कामयाबी हासिल की हो। यह काम यदि किया है तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो गेहूं, अब यही हो गया है ना। छत्तीसगढ़ का कोई है? हाँ, यही बैठी, हाँ, यही हो गया है। मध्य प्रदेश में भी कर दिया, बहुत अच्छा। और वहां के फार्मर्स को जानकर आश्चर्य होगा कि 1%, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। करप्शन की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। काम कई अच्छे अच्छे किए हैं। और आज हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की, आप सब बहनों को शायद जानकारी न हो, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, सर्वे एजेंसीज होती हैं, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो बराबर पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते रहते हैं, उन लोगों ने भी, सर्वे एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुड गवर्नेंस हिंदुस्तान में देने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। एक हमारी पार्टी के बारे में एक ऐसी धारणा सारे विश्व में बनती जा रही है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। अब गुड गवर्नेंस, अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपने देश में कभी सुना था कि डीजल से पेट्रोल सस्ता हो? ऐसा भारत में कभी हुआ था? मालूम है किसी को? लेकिन यह करिश्मा यदि देखना हो, पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता हो तो हमारे गोवा में चले जाइए, हमारे मनोहर पर्रिकर वहां मुख्यमंत्री है, देख लीजिए, पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता है। ऐसी अच्छी सरकार कौन राजनीतिक पार्टी दे सकती है? केवल भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसी अच्छी सरकार चला सकता है। और अटल जी ने जो सरकार चलाकर देश और दुनिया को दिखा दिया है उसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और एक आंकड़ा और हमें ध्यान में रहना चाहिए, बात बहुत सारी चीजें हैं लेकिन लंबा भाषण होगा। एक आंकड़ा मैं केवल देना चाहता हूं, विशेष रूप से युवक और युवतियों में काम करते हुए हमें उनको बताना चाहिए। 98 से लेकर 2004 तक जो हम लोगों की सरकार थी, अटल जी की प्रधानमंत्री थे, 6,70,00,000 6.7 मिलियन हम लोगों ने नए रोजगार के अवसर पैदा किए थे। और इस सरकार ने 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। यानी इस देश को सुशासन, गुड गवर्नेंस देने वाली भी यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और एक ऐसी पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। वैसे देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला हम ही कर सकते हैं। उन पर विजय भी हम हासिल कर सकता है कोई, तो हम ही कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम सबको कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस
महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करते हुए और आप सभी बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।